हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अंकित सिंह साइंस और टेक के इस यूट्यूब ऑफिशियल चैनल वर्निक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज आगे बात करते हैं सेल के ऑर्गेनेल की। सेल की जो बेसिक जानकारी है, कौन कौन से ऑर्गेनेल है, कहां कहां देखने को मिलेंगे, दोनों में क्या डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल में, ये मैं आपको पहले जानकारी दे चुका हूं। आइए अब इसकी आगे बात करते हैं कि एक एक ऑर्गेनेल को निकाल के उसकी डिटेल स्टडी की। कुछ लोग जो नए जुड़े हुए हैं मैं उनको बता दूं, इसके पहले मैं प्रीवियस वीडियो में 3 वीडियो आ चुके हैं साइटोलॉजी के, उसमें बहुत कुछ मैं कवर कर चुका हूं। आज बात करते हैं सेल के ऑर्गेनेल की। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, पहला ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रिया। तो बात करते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। अब पहले कुछ इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं। तो यहां पे आप देखें माइटोकॉन्ड्रिया टर्म वाज गिवन बाय साइंटिस्ट बेंडा। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द पहली बार बेंडा नामक वैज्ञानिक ने दिया। कई बार एग्जाम ने क्वेश्चन किया है कि माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया है। ये पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काम का है। तो माइटोकॉन्ड्रिया शब्द पहली बार बेंडा नामक वैज्ञानिक ने दिया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हो चुका है, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूं। तो इसका मतलब यह हुआ कि सभी के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसका मतलब सभी लोग सेल को देखने के लिए फ्री हैं, सभी लोग कोशिका को देखने के लिए स्वतंत्र हैं। इस अलग अलग लोगों के नाम आएंगे। लोग कौन? ये साइंटिस्ट लोग जिन्होंने कुछ ना कुछ उसमें देखा। तो क्योंकि जिसने पहली बार देखा तो अपने को इनके नाम याद करने पड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने पहली बार क्या है, कहीं ना कहीं कुछ चीजों को देखा है। तो इसी कैटेगरी में बात करते हैं। नाम आपने सुना होगा, साइंटिस्ट कोलिकर डिस्कवर्ड माइटोकॉन्ड्रिया इन स्ट्राइटेड मसल्स ऑफ इंसेक्ट। कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज इंसेक्ट की रेखित पेशियों, कीड़े मकोड़ों की रेखित पेशियों में की। जरा इसको आप भूलें, यहां पे आप देखें स्ट्राइटेड मसल, रेखित पेशियां। जब हम पढ़ेंगे मसल तो फिर मैं आपको बॉडी में बताऊंगा 3 टाइप की मसल्स आपको देखने को मिलेगी, स्ट्राइटेड, अनस्ट्राइटेड और कार्डियक मसल्स। हिंदी बोलते हैं रेखित पेशियां, अरेखित पेशियां और हृदय पेशियां। अब ये होती क्या है? स्ट्राइटेड मसल्स, रेखित पेशियां, ऐसी मसल्स या ऐसी पेशियां जिनके ऊपर आपका वॉलेंटरी कंट्रोल हो, सपोज, या ऐच्छिक नियंत्रण हो, सपोज मेरा हाथ। ये जो मसल्स हैं, दीज आर स्ट्राइड मसल्स। मैं हाथ को ऊपर कर सकता हूं, मैं नीचे कर सकता हूं, वॉलेंटरी कंट्रोल है, मेरा ऐच्छिक नियंत्रण है। तो दीज आर स्ट्राइटेड मसल्स। सेकंड कहलाती है अनस्ट्राइटेड मसल्स, अरेखित पेशियां, जिनके ऊपर आपका वॉलेंटरी कंट्रोल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल डायफ्राम, लंग्स के नीचे देखने को मिलेगा आपको डायफ्राम, जो क्या करेगा, ये आपकी इच्छा के ऊपर, आपके विश के ऊपर काम नहीं करेगा। तो दीज आर अनस्ट्राइटेड या अरेखित पेशियां, अनस्ट्राइटेड मसल्स। और थर्ड कहलाती हैं कार्डियाक मसल्स, जिसका हार्ट मिलके बना होता है। तो कोलिकर ने क्या काम किया? कोलिकर ने इंसेक्ट, कीड़े मकोड़ों की स्ट्राइडेड मसल्स, रेखित पेशियों में किसकी खोज कर दी? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कर दी, क्योंकि पहली बार खोज इन्होंने की है। तो आपको याद रखना पड़ेगा। आगे चलते हैं। थर्ड नेम आता है अल्टमैन। इनका नाम भी आपने सुना होगा, अल्टमैन। अल्टमैन डिस्कवर्ड माइटोकॉन्ड्रिया इन ह्यूमन एंड ही नेम्ड इट बायोप्लास्ट। अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसमें की? मनुष्यों में की, ह्यूमंस में खोज कर दी। और माइटोकॉन्ड्रिया को नाम क्या दे दिया? बायोप्लास्ट। अब आप देखें, चूंकि पहली बार खोज की है ह्यूमंस में, तो पहली बार उसे नाम भी क्या दे दिया? बायोप्लास्ट। तो ये नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा, और साथ में यह भी याद रखना पड़ेगा कि ह्यूमंस के अंदर खोज किसने की। तो अल्टमैन ने ह्यूमन के अंदर, मनुष्यों के अंदर किसकी खोज कर दी? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कर दी। और इस माइटोकॉन्ड्रिया को नाम क्या दे दिया? बायोप्लास्ट। उसने बोला कि चूंकि मैंने खोज की है ह्यूमंस के अंदर, तो मैं माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बोलूंगा। तो बोले कि साहब बताओ क्या बोलेंगे? तो उन्होंने बोला कि मैं इसका नाम रखूंगा बायोप्लास्ट। आगे आप देखते हैं, थर्ड नेम खास ज्यादा काम का तो नहीं है, फ्लेमिंग का नाम आता है। फ्लेमिंग ने क्या कर दिया? माइटोकॉन्ड्रिया को, इसने बोला कि भाई ना मैं माइटोकॉन्ड्रिया बोलूंगा ना बायोप्लास्ट बोलूंगा, मैं इसको बोलूंगा क्या? फिलहाल ज्यादा काम आईएमपी तो नहीं है, मगर ठीक है। तो यहां पे कुछ इसकी आप हिस्ट्री देखें माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया टर्म वाज गिवन बाय साइंटिस्ट बेंडा। कोलिकर डिस्कवर्ड माइटोकॉन्ड्रिया इन स्ट्राइटेड मसल्स ऑफ इंसेक्ट। अल्टमैन डिस्कवर्ड माइटोकॉन्ड्रिया इन ह्यूमंस एंड ही नेम्ड इट बायोप्लास्ट। और फ्लेमिंग गिव द टर्म फिला। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज पहली बार, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द पहली बार बेंडा ने दिया।
कीड़े मकोड़ों की रेखित कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोली करने की। अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया खोज मनुष्यों में की और इसको नाम क्या दे दिया, बायोप्लास्ट। और फ्लेमिंग ने इसको नाम क्या दे दिया, फिला माइटोकॉन्ड्रिया को। तो इसमें से अल्टमैन, बेंडा, कोलिकर तीनों ही कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। अब आगे बात करते हैं, ये थी नीचे की बात। अब थोड़ा आप डायग्राम देखें, क्योंकि अब शॉर्ट नोट लिखने को आता है तो इस डायग्राम को देख कर यदि आपको डायग्राम याद है तो आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, यहीं से देख के मैं बहुत सारी चीजें आपको बता दूंगा। अब आप देखें, एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा माइटोकॉन्ड्रिया का। मैंने इसको यहां से कट कर दिया ताकि आपको अंदर का भी ये दिखाई दे, एक कैप्सूल जैसा स्ट्रक्चर इसका होता है। अब आप देखें, ये माइटोकॉन्ड्रिया ये आपको दिखाई दे रही होगी। अपर लेयर को बोला जाता है आउटर मेम्ब्रेन, बेसिक सी बात, हिंदी बोलते बाह्य झिल्ली। अब जो नीचे वाली जो मेम्ब्रेन ब्लैक कलर की आपको दिखाई दे रही होगी, इसको बोला जाता है इनर मेम्ब्रेन, वो देख के ही पता चल रहा है, हिंदी बोलते आंतरिक झिल्ली। गौर से आप देखें, ये जो इनर मेम्ब्रेन जो है इसमें उंगलियों के समान या कुछ स्ट्रक्चर ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, इन स्ट्रक्चर को बोला जाता है क्रिस्टी। हाँ, ये लिखा है, उंगलियों के समान कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे होंगे, क्रिस्टी। इसको याद रखना है आपको भाई, यहां से क्वेश्चन बना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया कैसा, आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन में कुछ फोल्ड बने हैं, इन फोल्ड को क्या नाम दिया, क्रिस्टी। इसके अंदर आपको एक ग्रीन कलर के दिखाई दे रहे होंगे, इनको बोला जाता है F1 पार्टिकल्स। अभी काम बताऊंगा क्या है सबके। यहां पर एक लिक्विड भरा होता है, ये खाली जगह जो आपको दिख रही है इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। कुछ पोर्शन आप देखें, इसमें क्या होता है, डीएनए। यहां से भी क्वेश्चन बन गया है। क्वेश्चन आया था कि सेल के ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनेल है जहां डीएनए देखने को मिलेगा। तो आप याद रखना, केवल दो ही ऑर्गेनेल है जहां डीएनए मिलता है। एक जिसके बाद में आपको बताऊंगा न्यूक्लियस, केंद्रक या नाभिक, और सेकंड क्या है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। दोनों में क्या देखने को मिलेगा आपको, डीएनए। और ऑर्गेनेल में डीएनए आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम ने पूछ लिया है। तो इसमें अपन देखते हैं, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया की ये होगी अपर लेयर, ये होगी आंतरिक इनर लेयर। ये स्ट्रक्चर हो गया क्या, ये इनको बोलते हैं क्रिस्टी। इसके अंदर क्या, डीएनए, मैट्रिक्स और F1 पार्टिकल्स। अब यहां से पहले मैं स्टार्ट करता हूं कहानी, फिर एक साथ आपको बताता हूं क्रिस्टी। अब इसका काम क्या है, इसके अंदर होता क्या है। ये जो रिएक्शन आपको दिखाई दे रही होगी, यहां पे आप देखें C6H12O6 प्लस 6O2, 6CO2, 6H2O प्लस 673 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी। यहां पे आप देखें, दिस इज ग्लूकोज, दिस इज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। ये ग्लूकोज का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो रहा है। इसी को कंबस्टन भी आप बोल सकते हो। ग्लूकोज का दहन हो रहा है, ग्लूकोज जल रहा है, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। साथ में क्या बना, CO2, वाटर, वाटर वेपर और प्लस एनर्जी बनी। ये जो रिएक्शन आपको दिखाई दे रही है इसी को बोला जाता है ऑक्सी रेस्पिरेशन। ऑक्सी श्वसन यही है कि देखो किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, ऑक्सीजन की। अब इसे एग्जांपल को बॉडी के ऊपर आप ले, बॉडी के अंदर ग्लूकोज, ब्लड में ग्लूकोज, इन्वायरमेंट से कौन सी गैस आपने ली अंदर, ऑक्सीजन। रिएक्ट की, क्या बनी, CO2 और वाटर वेपर, इसको आपने बाहर कर दिया, प्लस 673 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी। ये जो रिएक्शन हो रही है ये कहां पे हो रही है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी के अंदर हो रही है। ये रिएक्शन कहां, माइटोकॉन्ड्रिया के ये क्रिस्टी है, ये इनके अंदर ये रिएक्शन हो रही है। और यहां पे क्या हो रही है, एनर्जी लिबरेट हो रही है, ऊर्जा निकल रही है। इसका मतलब ये हुआ माइटोकॉन्ड्रिया का काम कर रहा है, एनर्जी को निकाल रहा है, एनर्जी को बना रहा है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का ऊर्जा ग्रह। तो अब आप देखें, माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी के अंदर क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है, ये ऑक्सीकरण की ये अभिक्रिया हो रही है, ग्लूकोज का दहन हो रहा है, ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो रहा है, साथ में क्या बन रहा है, एनर्जी बन रही है। ये रिएक्शन इसके अंदर हो रही है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बोला गया है पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का ऊर्जा ग्रह। अब आप देखें, फिर से मैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको बताता हूं। अब क्वेश्चन आया कि राइट शॉर्ट नोट ऑन माइटोकॉन्ड्रिया। कुछ नहीं करना है। अब आप यहां पे डायग्राम को देखें, यदि आपको डायग्राम याद है तो कुछ याद भी नहीं करना है। तो पहले तो आप ये देखें कि सिंगल मेम्ब्रेन है कि डबल मेम्ब्रेन। तो देखिए, एक आउटर मेम्ब्रेन बाह्य झिल्ली, एक इनर मेम्ब्रेन। तो ये कैसा दोहरी झिल्ली युक्त डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है। तो क्वेश्चन आया कि राइट शॉर्ट नोट ऑन माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखो, मैं इसको देख देख के लिख रहा हूं। आप देखा, माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल
वेयर अपर लेयर इज स्मूथ एंड इनर लेयर हैव फोल्ड which is known as Christie. In the Christie, oxidation of glucose occurs and energy liberates. Therefore, mitochondria is known as powerhouse of the cell. माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त एक कोशिकांग होता है जिसकी बाहरी झिल्ली सपाट जबकि अंदर वाली झिल्ली में उंगलियों की समान संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें क्रिस्टी बोला जाता है। इसी क्रिस्टी में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और एनर्जी बनती है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। इतनी सी बात है, इतना बस आपको इसमें लिखना है। अब आप देखें इसमें कुछ डीएनए है, यहां पे एक लिक्विड भरा हुआ है, इसको बोला जाता है मैट्रिक्स। ये क्या काम करता है? ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है दरअसल इसके अंदर। आगे बात करते हैं इसके कंपोजिशन की, इसमें क्या क्या होता है। तो आप देखें माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या होता है, यहां पे मैंने लिखा है प्रोटीन 60 to 70%, लिपिड 25 to 30%, डीएनए, ये क्वेश्चन बन गया है, डीएनए अप्रोक्स 8% और आरएनए अप्रोक्स 5 to 7%। तो ये थी कुछ बेसिक जानकारी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज करता हूं, आप बोर्ड पे देखते चले, मैं आपको समझाते चलता हूं। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द बेंडा ने दिया। माइटोकॉन्ड्रिया टर्म वाज गिवन बाय साइंटिस्ट बेंडा। कोलिकर, इसने क्या काम किया? कीड़े मकोड़ों की रेखित कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। तो कोलिकर डिस्कवर्ड माइटोकॉन्ड्रिया इन स्ट्राइटेड मसल्स ऑफ इंसेक्ट। थर्ड पॉइंट देखते हैं, अल्टेमैन ने क्या काम किया? अल्टेमैन ने मनुष्यों के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की और माइटोकॉन्ड्रिया को नाम क्या दिया? बायोप्लास्ट। तो अल्टेमैन डिस्कवर्ड माइटोकॉन्ड्रिया इन ह्यूमंस एंड ही गेव टर्म बायोप्लास्ट। और फ्लेमिंग ने क्या काम किया? केवल माइटोकॉन्ड्रिया को नाम दे दिया, क्या? फिला। ये थे पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद मैंने क्या बताया? इसका स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया का अपर लेयर स्मूथ, इनर लेयर फोल्डेड, जिसको बोलते हैं क्रिस्टी। इस क्रिस्टी के अंदर क्या होता है? ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन, जहां से क्या निकलती है? एनर्जी निकलती है। तो इसका मतलब ये एनर्जी कहां हमारी? माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी के अंदर। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का ऊर्जा ग्रह। इसके अलावा इसमें क्या है? डीएनए है। दो ही ऑर्गेनेल है जहां डीएनए देखने को मिलेगा, एक न्यूक्लियस और सेकंड माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा आप यहां पे देखें मैट्रिक्स, एक जेली लाइक फ्लूइड भरा हुआ है, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स, जो क्या काम करता है? जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और अंत में मैंने बात की से कंपोजिशन की, तो प्रोटीन देखने को मिलेगा 60 to 70%, लिपिड 25 to 30, डीएनए 8% और आरएनए 5 to 7%। आगे बात करते हैं इसमें अगले ऑर्गेनेल न्यूक्लियस की या केंद्रक की। तो ये जो मैंने डायग्राम बनाया है यह है न्यूक्लियस, हिंदी में इसको बोलते हैं नाभिक या केंद्रक। जब मैंने पूरी सेल बनाई थी, दोनों को मैंने कंपेयर किया था पिछले लेक्चर में, तो मैंने बताया था न्यूक्लियस यहाँ पे एनिमल सेल में और इस तरफ प्लांट सेल में। ठीक है, तो ये आपको ये राउंड शेप आपको दिखाई दे रहा होगा, स्फेरिकल शेप, ये है न्यूक्लियस। अच्छा, उस समय मैंने आपको बताया था न्यूक्लियस के अंदर क्या है? यह है न्यूक्लियोलस, इसको बोला जाता है न्यूक्लियस ऑफ द न्यूक्लियस, नाभिक का नाभिक। ये हो गया नाभिक, इसका नाभिक क्या? न्यूक्लियोलस। तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियस ऑफ द न्यूक्लियस, नाभिक का नाभिक। ये है न्यूक्लियोलस, ये है न्यूक्लियोलस, ये है बड़ा गोल जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर एक फ्लूइड, एक द्रव भरा है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, हिंदी बोलते हैं नाभिक द्रव। ये क्या काम करता है? ये इस न्यूक्लियस को न्यूट्रिशन, पोषण प्रदान करता है। न्यूक्लियोप्लाज्म, ढेर सारे इसमें न्यूट्रिएंट होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं। तो ये न्यूक्लियोप्लाज्म क्या काम करता है? इस न्यूक्लियस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ये होता कैसा है? ट्रांसल्यूसेंट स्टिकी फ्लूइड होता है। यहां पे आप देखें कुछ थ्रेड लाइक, धागे के जैसे कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे होंगे। दिस इज नोन एज क्रोमेटिन, इनको बोला जाता है क्रोमेटिन। मैंने अभी बताया था आपको कि जो डीएनए जो होता है केवल दो ऑर्गेनेल में देखने को आपको मिलेगा, एक माइटोकॉन्ड्रिया और सेकंड है न्यूक्लियस। दोनों जगह आपको मिलेगा डीएनए, यहां पे क्रोमेटिन के फॉर्म में देखने को मिलता है। अब ये क्या है इसको मैं एक एक करके आपको बताता हूं। तो पहले यहीं से अपन बात स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियस से कि न्यूक्लियस क्या है। न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन द सेल, कोशिका के अंदर नाभिक या केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अब ये रॉबर्ट ब्राउन कौन है? इनका नाम एक बार और आएगा जब मैं आपको बताऊंगा केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में जब अपन पढ़ेंगे सॉल्यूशन, बिलियन वाला चैप्टर,
जब पढ़ेंगे तो उसमें एक शब्द आपने सुना होगा ब्राउनियन मूवमेंट, हिंदी में बोलते हैं ब्राउनी गति। जो कोलाइडल पार्टिकल की ज़िगज़ैग जो मूवमेंट होता है इसको बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। तो पहली बार किसने बताया था? यही है रॉबर्ट ब्राउन। तो नाभिक की खोज या न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कई बार एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बना है कि न्यूक्लियस की खोज किसने की थी। अच्छा, न्यूक्लियस को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है प्रिंसिपल ऑर्गेनेल ऑफ द सेल, कोशिका का मुख्य कोशिकांग, या इसको बोला जाता है मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सेल, कोशिका का मुख्य प्रबंधक। क्यों बोला जाता है? क्योंकि सेल के अंदर, मैंने आपको डायग्राम बनाया था यहां पे, सेल के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है या जितनी भी सेलुलर एक्टिविटी होती हैं, सेलुलर एक्टिविटी का यहां पे मतलब यह है कि सेल डिवीजन होना, कोशिका विभाजन होना, या सेल में नए ऑर्गेनल बनना, पुराने ऑर्गेनल का खत्म होना, जितने भी सेलुलर एक्टिविटी जो होती हैं इन सबको कंट्रोल कौन करता है? रेगुलेट करने का काम किसका होता है? न्यूक्लियस। इसीलिए न्यूक्लियस को बोला गया क्या है? मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सेल या प्रिंसिपल ऑर्गेनेल ऑफ द सेल। न्यूक्लियस या नाभिक कोशिका के अंदर होने वाली जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं, जैसे कोशिका विभाजन, नए कोशिकांगों का बनना, इन सबको नियंत्रित करने का काम करता है। इसलिए नाभिक को बोला गया है कोशिका का मुख्य प्रबंधक या मुख्य कोशिकांग। इसमें आप ये देख रहे होंगे, ये आपको दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर, इनको एक साथ बोला जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हिंदी में बोलते हैं अंतःद्रव्यीय जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहां पे ये देखें आप, ये दिखाई दे रहे होंगे, दीज आर राइबोसोम। यहां पे राइबोसोम के पार्टिकल आके क्या हो गए? चिपक गए, तो थोड़ा ये रफ हो गया, तो उसको नाम क्या दे दिया? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये हो गया क्या? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी न्यूक्लियस के बारे में। अब न्यूक्लियस से मैंने यहां से बाहर निकाला क्या? क्रोमेटिन। इसके बारे में कुछ आपको इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं। क्रोमेटिन क्या है? इस तरफ आप देखें, क्रोमेटिन जब जेनेटिक मटेरियल थ्रेड लाइक होता है, जब आनुवांशिक पदार्थ धागे के जैसा होता है, जब इसको बोला जाता है क्या? क्रोमेटिन। जब धागा क्वाइल होना शुरू होता है तो उसको बोलते हैं क्रोमेटिड, और क्वाइल होकर जब ये अरेंज हो जाता है तो उसको बोलते हैं क्रोमोसोम, हिंदी में बोलते गुणसूत्र। क्रोमेटिन गुणसूत्र की प्रारंभिक अवस्था होती है। तो क्रोमेटिन क्या है? जब जेनेटिक मटेरियल आनुवांशिक पदार्थ धागे के जैसा होता है तो उसको बोला जाता है क्रोमेटिन। जब भी क्रोमेटिन क्वाइल होना शुरू होता, कुंडलित होना शुरू होता है तो उसको बोलते हैं क्रोमेटिड, और कुंडलित होकर जब ये अरेंज हो जाता है तो इसको बोला जाता है क्या? क्रोमोसोम, गुणसूत्र। ये शब्द आपने सारे सारे सुने होंगे। अब यहीं से बात स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं किसकी? गुणसूत्र की बात करते हैं, क्रोमोसोम की बात करते हैं। क्या होता है? सो दो तीन शब्द और आएंगे। एक शब्द होता है डीएनए, एक होता है जीन। क्या होते हैं एक करके मैं आपको बताता हूं। हालांकि मैं आपको जेनेटिक्स में डिटेल में बताऊंगा, मगर यहां पर एक बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। तो पहले बात करते हैं, इसी की बात करते हैं, गुणसूत्र की बात करते हैं। तो क्रोमोसोम टर्म वाज गिवन बाय डब्ल्यू वॉल्डेयर। डब्ल्यू वॉल्डेयर ने पहली बार गुणसूत्र शब्द दिया था। अब गुणसूत्र शब्द किसने दिया? डब्ल्यू वॉल्डेयर ने दिया। एक शब्द आपने सुना होगा जोहानसन, साइंटिस्ट का नेम है ये जोहानसन। जोहानसन गेव द टर्म जीन। जीन शब्द पहली बार किसने दिया? जोहानसन ने दिया। बात करते हैं गुणसूत्र की, तो गुणसूत्र के अंदर आपको मिलेंगे जीन्स, जीन्स के अंदर आपको मिलेंगे क्या? डीएनए। तो गुणसूत्र के बारे में कुछ लोग बेसिक इंफॉर्मेशन ये बताते हैं कि ये हेरिडिटी यूनिट होती है, ये आनुवांशिक इकाई होती है, मतलब आनुवांशिक जेनेटिक कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ही पहुंचाती है। कौन? गुणसूत्र। कुछ लोग बोलते हैं जीन्स होता है हेरिडिटी कैरेक्टर को ले जाने वाला, कुछ लोग बोलते हैं डीएनए होता है। जरा मैं आपको बेसिक एग्जांपल करके दोनों को मैं आपको बता दूं। सपोज आप देखें, मैं आपको बता दूं इसमें डिफरेंस क्या होता है। तो गुणसूत्र क्रोमोसोम के अंदर मिलेंगे आपको जीन्स, जीन्स के अंदर मिलेंगे आपको डीएनए। सपोज आप जिस सिटी में रहते हैं तो वो हो गया आपका डीएनए, वो सिटी जिस डिस्ट्रिक्ट में है वो हो गया आपका क्या? जीन, वो डिस्ट्रिक्ट जिस स्टेट में है वो हो गया आपका क्या? गुणसूत्र या क्रोमोसोम। तो गुणसूत्र के अंदर जीन, जीन के अंदर डीएनए। तो क्रोमोसोम का काम क्या होता है? जो हेरिडिटी कैरेक्टर जो होते हैं, आनुवांशिक लक्षण जो होते हैं, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। अब कैसे ले जाता है, जरा इसको यहां पॉज करते हैं, थोड़ा इसके बारे में अपन देखते हैं। ढेर सारे क्वेश्चन यहां से बने हैं। क्रोमोसोम, अब आपने पढ़ा होगा ह्यूमंस में कितने होते हैं? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। मनुष्यों में
23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 जोड़ी। कैन आई से 46 क्रोमोसोम? क्या मैं कह सकता हूं कि 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं? अब देखें, इनको भी फिर डिफरेंशिएट किया है गुणसूत्र को, 23 जोड़ी को। इन विच 22 पेयर्स इज नोन एज ऑटोसोम एंड रिमेनिंग पेयर्स इज नोन एज सेक्स क्रोमोसोम। इनमें से 22 जोड़ी गुणसूत्रों को एक साथ बोला जाता है ऑटोसोम, और 23वां जोड़ी जो गुणसूत्र होता है इसको बोलते हैं क्या? सेक्स क्रोमोसोम। सुना होगा आपने, इन विच XX डिनोट फीमेल एंड XY डिनोट मेल। कई बार एग्जाम्पल में पूछा गया है कि XX, XY, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम फाउंड इन ह्यूमन, और नंबर ऑफ ऑटोसोम या नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, ये सारे क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं। तो आप देखें, क्रोमोसोम या गुणसूत्र ह्यूमंस में, मनुष्य में कितने मिलते हैं? 23 पेयर्स, 23 जोड़ी या 46। इनमें से 22 पेयर्स, 22 जोड़ी को एक साथ बोलते हैं क्या? ऑटोसोम। और 23वां जोड़ी जो होता है इसको बोला जाता है सेक्स क्रोमोसोम, जिनमें से XX किसको बताता है? ये फीमेल को बताता है, और XY किसको बताता है? ये मेल को बताता है। जरा एक बार फिर से आते हैं ऊपर से देखते हुए। मैं बात कर रहा था क्रोमेटिन की, यहां से जो मैंने इसको निकाला था क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन जब कॉइल होता है, कुंडलित होता है, तो उसको बोलते हैं क्या? क्रोमेटिड। क्रोमेटिड क्या हो, जब अरेंज हो जाता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम या गुणसूत्र। फिर मैंने बात की थी किसकी? गुणसूत्र की। तो मैंने क्या बोला था कि गुणसूत्र शब्द पहली बार W वॉल्डेयर ने दिया था। क्रोमोसोम टर्म फर्स्ट टाइम गिवन बाय W वॉल्डेयर। इसके बाद देखें, इसके बाद मैंने बोला था गुणसूत्र के अंदर होगा जीन, जीन के अंदर होगा DNA। तो फिर बात थोड़ी सी की थी मैंने जीन की। तो जीन शब्द पहली बार किसने दिया था? ये दिया था जोहानसन। जोहानसन ने शब्द क्या दिया था? जीन। ये दोनों ही क्वेश्चन यहां से बन चुके हैं। आप पुराने पेपर्स उठा के आप देखना, किसी भी एग्जाम में ढेरों बार पूछेगा ये क्वेश्चन कि क्रोमोसोम शब्द किसने दिया या जीन शब्द किसने दिया। गुणसूत्र के अंदर जीन, जीन के अंदर DNA। अभी जीन क्या है? लोग अपनी अपनी डेफिनेशन बताते हैं। यहां पे आप देखें जीन की सही डेफिनेशन है क्या? जीन क्या काम करता है? यहां पे देखें, जीन बॉडी के अंदर एक एक्टिव प्रोटीन को बनाता है। उस एक्टिव प्रोटीन से पार्टिकुलर कोई ऑर्गन बनता है जो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करता है। जीन शरीर के अंदर एक सक्रिय प्रोटीन को बनाता है। इस सक्रिय प्रोटीन से कोई अंग बनता है जो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करता है। यहां पे आप देखें, ह्यूमन बीइंग कैरीज 30,000 जीन्स। गुणसूत्र के अंदर जीन्स, जीन्स के अंदर DNA। तो जीन्स कितने? 30,000 जीन्स होते हैं किसके अंदर? एक गुणसूत्र के 30,000 जीन्स होते हैं मनुष्य के अंदर। अब आप समझ सकते हैं जीन की डेफिनेशन क्या? जीन बॉडी के अंदर एक एक्टिव प्रोटीन बनाता है। इस एक्टिव प्रोटीन से एक पर्टिकुलर ऑर्गन बनता है जो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करता है। जीन शरीर के अंदर एक सक्रिय प्रोटीन को बनाता है। उस सक्रिय प्रोटीन से कोई अंग बनेगा जो अपनी ड्यूटी को निभाएगा या ड्यूटी को परफॉर्म करेगा। सपोज फॉर एग्जांपल, ये कोई एक जीन है, एक प्रोटीन बना रहा है। नाम आपने हो सकता है सुना हो, ऑक्यूलिन प्रोटीन। इस प्रोटीन से बनती है आईज। एक जीन था, इस जीन ने क्या बनाया? ऑक्यूलिन प्रोटीन बनाया। उससे क्या बनी? आंख। उसकी ड्यूटी क्या है? देखना। तो जीन की डेफिनेशन क्या होगी कि जीन शरीर के अंदर एक क्रियाशील प्रोटीन या एक्टिव प्रोटीन बनाता है, उससे एक पर्टिकुलर एक ऑर्गन बनता है जो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करता है। तो ह्यूमन बीइंग कैरीज 30,000 जीन्स। मनुष्य के अंदर 30,000 जीन्स पाए जाते हैं। अब आप यहां पे देखें, कुछ एक टर्म आपने सुना होगा, म्यूटेशन। म्यूटेशन लोग बोलते सडन चेंज इन क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की संख्या में अचानक हुआ परिवर्तन, उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहलाता है। अब जब भी म्यूटेशन होता है तो नुकसान किसको हो सकता है? मैंने बोला क्रोमोसोम के अंदर जीन, जीन के अंदर DNA। या तो नुकसान हो जाएगा जीन को या हो जाएगा क्रोमोसोम को। सपोज आगे बताऊंगा म्यूटेशन के टाइप। एक होता मैक्रो म्यूटेशन, एक होता माइक्रो म्यूटेशन। तो पहले मैं माइक्रो म्यूटेशन का एग्जाम्पल देके आपको समझा रहा हूं। एक बंदा एक्सरे में एक्सपोज होता है लंबे समय तक। एक्सरे से क्या होता है? जीन्स कहीं ना कहीं इनको नुकसान होता है। तो सपोज एक्सरे में बहुत समय तक है वो एक्सपोज है, तो उसके पास वो जीन खत्म हो गया जो बनाता था क्या? ऑक्यूलिन प्रोटीन। बंदा बाहर तो बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहा है, मगर उसकी अगली जो जनरेशन होगी उसके बच्चे में आंख नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि वो जीन जो आंख बना रहा था वो उस बंदे के अंदर था ही नहीं, जो अगली पीढ़ी में अगली जनरेशन में यहां पर ये पहुंच रहा था।
मैंने बोला कि 30,000 जीन्स हैं, इसका मतलब भी आप 46 से डिवाइड कर दो, यह क्रोमोसोम का नंबर अप्रोक्स 700, मतलब एक गुणसूत्र के ऊपर, एक क्रोमोसोम के ऊपर लगभग 700 करीब जीन्स हैं। तो यदि एक जीन भी डिस्टर्ब होता है तो वो अगली जनरेशन में, अगली पीढ़ी में आपको देखने को मिलेगा। आपने सुना होगा एग्जाम्पल हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जो एटॉमिक बम्बार्डिंग जो हुई थी, परमाणु विस्फोट जो हुआ था, उसमें हुआ क्या, जब रेडिएशन निकला तो वहां के लोगों के क्या हुए, कुछ ना कुछ म्यूटेशन आ गया। म्यूटेशन का मतलब ये उनको जीन्स क्या हो गए, खत्म हो गए। फिजिकल अपीयरेंस बाहर से बंदा ठीक दिखाई दे रहा है, मगर तो कुछ जीन्स क्या हैं, कम हैं। जब उसकी अगली जनरेशन जब हुई, जब उसे पता चला किसी के हाथ नहीं है, किसी का मेंटली डिस्टर्ब है, या किसी के पैर नहीं है, या किसी के कान को, किसी को सुनाई नहीं पड़ रहा है, तो कुछ वो जीन्स क्या हो गए, डिस्टर्ब हो गए, ताकि आनुवांशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जा रहा था। तो वो जीन ही नहीं है इसमें, तो अगली पीढ़ी में वो आपको ऑर्गन देखने को आपको नहीं मिलेगा। 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। इन 23 जोड़ी में से 22 जोड़ी गुणसूत्रों को बोला जाता है ऑटोसोम, और 23वां जोड़ी गुणसूत्र उसको बोलते हैं क्या, सेक्स क्रोमोसोम, जिसमें XX बताता है किसको, फीमेल को, और XY बताता है मेल को। इसके बाद मैंने आपको बताया जीन्स की बात बताएं। जीन्स होते हैं 30,000, और यहां पर जीन शब्द दिया किसने, जोहानसन ने जीन शब्द दिया। और मैंने जीन की डेफिनेशन क्या बताई कि जीन बॉडी के अंदर एक एक्टिव प्रोटीन को बनाएगा, उसे एक पर्टिकुलर एक ऑर्गन बनेगा जो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करेगा। ये मैंने आपको एग्जाम्पल देके यहां बताया। अभी मैंने आपको ये नहीं बताया है कि जो आनुवांशिक लक्षण, जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाती है, इसको मैं आपको बताता हूं। यहां देखिए आप, XX ये फीमेल, XY ये मेल। सपोज कर लें, मैं आपको इसमें यह बता रहा हूं कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, आनुवांशिक लक्षण जो हैं, कहां से कहां पर ये पहुंच रहे हैं, या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे पहुंचते हैं। सपोज ये मदर हो गए, XX फीमेल, और ये फादर हैं। अब इनकी अपन प्रोजेनी बनाते हैं, इनके अपन बच्चे बनाते हैं। तो उसके लिए कुछ नहीं करना, इस x का इंटू इस x में इस y में करके नीचे लिखना है, इस x का इस x में इस y में करके नीचे लिखना है। आप यहां पे एक बार देख लें, आपको जेनेटिक्स में बहुत काम पड़ेगा। ये देखें आप, दिस इज XX, दिस इज XY, दिस इज XX एंड XY। ये मदर और ये फादर, यदि मैंने इनकी प्रोजेनी बनाई तो आप देखें, एक XX फीमेल, एक मेल, एक फीमेल, एक मेल। अब आप यहां पे देखें, तो मैं क्या बता रहा हूं आपको, मैं ये बता रहा हूं कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन क्रोमोसोम के थ्रू एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे आ रही है। मदर, अब ये मदर कहां से आई, ये मदर आई अपने कहां से, मैटरनल ग्रैंडफा ग्रैंडमॉम से, मतलब अपने नाना नानी से। कौन आई, मम्मी। और फादर कहां से आए, ये आए अपने पैटर्नल ग्रैंडफा ग्रैंडमॉम से। दादा दादी से कौन आए, अपने फादर। तो पहले बात करते हैं किसकी, मदर की बात करते हैं। तो मदर कहां से आई, तो आप यहां पे आप देखें, सपोज दिस इज ग्रैंडमॉम, ये होगी नानी, पूरा भरा पूरा परिवार बनेगा, ये हो गए नाना। तो नाना और नानी, इनकी मैं यदि प्रोजेनी बनाऊंगा सेम ऐसी ही बनेगी जैसी मैंने नीचे बनाई है। तो आप देखें, XX XY, ये हो गए बड़े मामा, ये मासी, ये छोटे मामा। सपोज ये आ गए मदर यहां से। तो मैंने ये बता रहा हूं कि मदर कहां से आई, मदर अपने मम्मी पापा, ये मतलब अपने नाना नानी से आई। तो ये नानी हो गई, ये नाना हो गए, और ये उनकी पूरी प्रोजेनी हो गई। तो देखें आप, मदर यहां से आई। फादर कहां से आए, ये फादर अपने मम्मी पापा, मतलब ये फादर इनके मम्मी पापा अपने दादा दादी। सपोज XX ये होगी दादी, XY ये होगा दादा। तो इनकी मैं प्रोजेनी बनाऊंगा तो XX XY XX XY। तो देखें, यहां से आ गए फादर, ये होगी बुआ बड़ी, ये छोटी, ये चाचा। तो यहां से फादर आए, यहां से मदर आई। अब गौर से आप देखें, मदर के पास कितने X क्रोमोसोम हैं, इनके पास 2 X क्रोमोसोम हैं। तो यहां पर मैं श्योरिटी के साथ बोल सकता हूं कि मदर को एक X, इनको इनके पापा का और एक मम्मी का, एक पापा का और एक मम्मी का मिला है। कैसे, ये देखें, ये X इसके साथ इंटू हुआ, तब तो कंडीशन क्या बनी, XX। इसका मतलब मम्मी 2 के कैरेक्टर शो कर रही हैं, नाना के भी और नानी के भी। इधर देखिए आप, फादर, फादर को जो X मिला है, ये कहां से मिला है, ये आप देखें, ये थी दादी,
दादी का एक्स फ्यूज हुआ वाई के साथ, तो दादी का एक्स इनको मिला है और वाई किसका मिला है, ये मिला है दादा का। तो जो एक्स वाई कंडीशन बनी है, दादी और दादा दोनों के कैरेक्टर शो कर रहे हैं कौन, पापा। अब जब यहां पे आप देखें, पहले इसकी मैं बात करता हूं, ध्यान से समझना, थोड़ी समझने वाली बात है। एक्स वाई ये है इनका लड़का। मैं बोलता हूं इस लड़के को जो वाई क्रोमोसोम मिला है, ये इसको इसके फोर फादर से मिला है, ये इसको इसके परदादा से मिला है। बोर्ड पे आप देखें, आपको समझ में आ रहा होगा यदि आप गौर से देख रहे होंगे। कैसे, इसको वाई कहां से मिला, ये देखें एक्स वाई, इनको वाई कहां से मिला, एक्स, इनको इनके फादर से, इनको इनके, इनको इनके। इसका मतलब यह हो गया कि यदि मेल है तो वही वाई क्रोमोसोम चला आ रहा है परदादा दादा वाला, तो बच्चे में ही वही वाई क्रोमोसोम है। क्योंकि जब बच्चा जब पैदा होता है तो लोग क्या करते हैं, कुछ गैसिंग करते हैं, कुछ कयास लगाते हैं कि ये हंसता दादा जैसा है, ये चलता दादा जैसा है। कुछ लोग यहां तक बोल देते हैं कि ऐसा लगता है कि भाई दादाजी दोबारा फिर से आ गए हो, तो कैसे आ गए, ये जो वाई क्रोमोसोम के थ्रू, ये देखें आप, ये कैरेक्टर्स तो आपके आगे तक बढ़ते जाएंगे। वैसे आप देखें ये एक्स, ये इसको कहां से मिला, तो मैं 100% बोल सकता हूं कि इस बच्चे को ये एक्स इसको उसकी मदर से मिला। अब मदर के पास कितने एक्स हैं, इनके पास 2 एक्स हैं। अब या तो ये एक्स मिल सकता है या तो ये एक्स मिल सकता है। अब जो एक्स मिलेगा उसे उसका बिहेवियर होगा। सपोज ये नाना वाला एक्स था, सपोज ये नाना वाला एक्स था, ये इसको मिल गया तो बच्चे में कुछ कैरेक्टर आएंगे नाना जैसे। सपोज ये नानी वाला एक्स मिला उसको, तो उसके कैरेक्टर आएंगे नानी जैसे। तो कुछ लोगों को आपने देखा होगा, कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे घर में ये जो लड़का है ये सबसे लंबा है। थोड़ा उसको भी समझते हैं। यहां पे आप देखें, मान लो आपके प्रोजेनी में, आपके वंश में ये दादा थे, इनकी हाइट अच्छी थी, और ये नाना थे, इनकी हाइट भी क्या अच्छी थी। जरा आप देखना, दादा की हाइट अच्छी थी, नाना की हाइट अच्छी थी, तो दादा का वाई फादर से होता हुआ किस में मिल गया, बच्चे को मिल गया। सपोज ये दूसरा जो एक्स है ये कौन सा मिल गया इसको, ये नाना वाला एक्स मिलेगा जिनकी हाइट क्या थी, अच्छी थी। तो देखें दादा का हाइट वाला जीन भी मिल गया और नाना का हाइट वाला जीन ही मिल गया। तो यहां पे मेंडल ने यह बताया था लॉ ऑफ डोमिनेंस, हिंदी बोलते प्रभाविकता का नियम। जब सेम फ्रीक्वेंसी के कैरेक्टर आपस में मिलते हैं तो उनकी रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। जब समान आवृत्ति के 2 लक्षण आपस में मिलते हैं तो उनकी आवृत्तियां क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। तो यहां पे आप देखें दादा की हाइट अच्छी, नाना की हाइट अच्छी, तो इस बच्चे की हाइट दादा और नाना दोनों से ऊपर जाएगी। तो इसी को मेंडल ने बताया है लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविकता का नियम। मैसेज में आप देखें ये लड़की है, 100% बोल सकता हूं कि इसको जो एक्स मिला है ये इसको इसकी दादी का मिला है। देख लें आप, ये एक्स वाई, इनको एक वाई एक्स कहां से मिला, ये दादी से मिला। ये देखो, ये देखो, और दूसरा एक्स कहां से मिला, ये इसको उसकी मदर से मिला। अब कौन सा एक्स इनको मिल रहा है, इसको मिल रहा है, या दादा वाला है कि सॉरी नानी वाला है कि नाना वाला है, में से कैरेक्टर लड़की भी शो करेगी। तो ये कुछ मैं आपको प्रोजेनी बता रहा हूं कि देख, आपने तो अभी तक पढ़ा होगा कि भाई जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है, कैसे हो रही है मैं आपको यहां पे देख के बता रहा हूं। उम्मीद है यहां तक आपको चीजें समझ में आई होगी। अब इस साइंस को मैं थोड़ा सा सोशल लाइफ से जोड़ता हूं। हमेशा मैं साइंस को पढ़ाता, ऐसा नहीं हो कि पढ़ा दिया, ये एग्जाम में आता है इसको याद कर लें। थोड़ा मैं सोशल लाइफ से उसको जोड़ने की मैं कोशिश करता हूं। तो आप देखिए मैं कैसे जोड़ता हूं आपको। यहां पे आप देखें, पहले मैं एक लाइन बोल दूं, मॉडर्न टाइम में, आधुनिक समय में लड़का और लड़की दोनों बराबर हैं, उनको प्रॉपर आगे बढ़ने के अवसर दिए जाएं। यहां पे आप देखें, यहां पे आप देखिए मुझे ये बताएं, मान लो किसी कपल को लड़का नहीं हो रहा है तो कमी किसकी, इधर देखें आप और देख के आंसर दें। तो आप यहां पे देखें कमी किसकी, कुछ समझ पा रहे हैं आप? तो कमी कहीं ना कहीं इस मेल की कमी है। क्यों? क्योंकि इस मेल का वाई क्रोमोसोम इतना स्ट्रांग नहीं है जो फ्यूज कर सके इस एक्स को, तभी तो बार बार एक्स एक्स कंडीशन बन रही है। इसका वाई क्रोमोसोम इतना स्ट्रांग नहीं है कि एक्स वाई कंडीशन बने। तो किसी कपल को यदि लड़का नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं कमी किसकी है, ये मेल की कमी है।
आपने देखा होगा सोशल लाइफ में जितने भी धारावाहिक जो आते हैं, सीरियल्स जो आते हैं, उसमें आप देखें तो ब्लेम किसके ऊपर किया जाएगा, दोषारोपण किसके ऊपर किया जाएगा, इसके ऊपर किया जाएगा, फीमेल के ऊपर। इस बेचारे के पास तो 2 एक्स क्रोमोसोम है, चाहे ये वाला एक्स दे चाहे ये वाला एक्स दे, मगर जो सेक्स का डिटर्मिनेशन जो हो रहा है, लिंग का जो निर्धारण जो हो रहा है, वो तो वाई से हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वाई क्रोमोसोम इसका स्ट्रांग नहीं है कि जो एक्स को जाके फ्यूज कर सके, तो लड़की होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। अब आप देखें ये है साइंस। अब यहां पे आप देखें लोग मानने को, अब चूंकि आपको ये पता था कि XX मेल है, XY फीमेल, तब आपको यहां तक बात समझ में आई। सामान्य व्यक्ति को सामान्य भाषा में लोगों को समझा नहीं पाऊंगा क्या होता है, बोलेंगे अच्छा ठीक है आ जाओ, तो सामान्य लोगों को समझा इसमें नहीं पाऊंगा, क्योंकि आपको यहां तक इंफॉर्मेशन थी, कुछ आपने बेसिक पढ़ा था, तो आपको यहां पर ही समझ में आया। अब यहां से कुप्रथा का जन्म होता है, इसको बोलते हैं पॉलीगैमी, हिंदी बोलते हैं बहुविवाह। ये आपको राजस्थान तरफ देखने को आपको ज्यादा मिलता है। तो वहां पे होता क्या है, बहुविवाह। अब उन्होंने बोला कि भाई इस महिला से इसको बच्चे नहीं हो रहे हैं, बच्चे में मतलब लड़के नहीं हो रहे हैं, तो क्या किया जाए, इस लड़की की दूसरी शादी कर दो। उन्होंने क्या बोला, इस महिला से इसको लड़का नहीं हो रहा, इसकी शादी क्या कर दो, दूसरी कर दो। दूसरी नहीं, आप तीसरी चौथी पांचवी कर दो। जो भी लड़की आएगी उसके पास एक्सेस क्रोमोसोम ही तो है, चेंज करना पड़ेगा तो आपको इसको करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं इसका वाई क्रोमोसोम इतना स्ट्रांग नहीं है। तो ये मैंने आपको बताया, देखो साइंस को मैंने सोशल लाइफ से जोड़ के आपको बताया, तो कहीं ना कहीं कुप्रथा का यहां पर ही जन्म होता है। आइए इस डायग्राम में आगे बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। मैंने बताया था कि ये है न्यूक्लियस स्फेरिकल शेप, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, दिस इज नोन एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड बाय पॉटर एंड कोलमैन। पॉटर एंड कोलमैन ने पहली बार इसको रिपोर्ट किया था, इसको देखा था, बताया था, ज्यादा खास नाम से तो क्वेश्चन नहीं आता है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम इट डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। कौन कौन से, यहां पे देखते हैं। पहले यहीं पे आप देख लें, एक रफ ER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके ऊपर क्या है, राइबोसोम के पार्टिकल आके चिपके हुए हैं, और दूसरा स्मूथ, जिसके ऊपर राइबोसोम चिपका हुआ नहीं है। अब आप देखें रफ ER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहां पे आप देखिए राइबोसोम प्रेजेंट है। ये राइबोसोम क्या है, चिपका हुआ है। ये राइबोसोम काम क्या कर रहा है, सपोज ये है ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये राइबोसोम आके चिपक गया। जब ये आके अटैच हुआ तो सरफेस एरिया, जो सतही क्षेत्रफल है, वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस बढ़े हुए सतही क्षेत्रफल पर होता क्या है, यहां पे होता है प्रोटीन का संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किसके सहारे होता है, ये राइबोसोम के सहारे होता है। जबकि स्मूथ के ऊपर आप देखें ये राइबोसोम क्या है, एब्सेंट है, तो यहां पर प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होता है। ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। आगे इसमें अपन देखते हैं, क्योंकि बात इसी की चली थी राइबोसोम की, तो इसी को अपन स्टार्ट करते हैं। तो राइबोसोम आर नेकेड स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट अबंडेंट पार्टिकल और ऑर्गेनेल इन द सेल। राइबोसोम कोशिका के अंदर नेकेड, नग्न, सबसे छोटे और बहुत सारे, याद करें जब मैंने यहां पे डायग्राम बनाया था, डॉट डॉट करके बहुत सारे राइबोसोम बनाए थे, तो क्वेश्चन बन गया है कि विच ऑफ द ऑर्गेनेल फाउंड इन मोस्ट अबंडेंट इन द सेल। कौन सा कोशिकांग कोशिका में सबसे अधिक पाया जाता है, तो करेक्ट आंसर इज राइबोसोम। तो नेकेड, स्मॉलेस्ट, सबसे छोटे भी हैं, एंड मोस्ट अबंडेंट, बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। ये राइबोसोम प्रोकैरियोटिक और ये राइबोसोम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल्स में देखने को मिलता है। यहां मैंने 2 टर्म बोले, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक, ये हैं क्या, यहीं से मीनिंग निकल जाता है। प्रोकैरियोटिक या प्रोकैरियोट, प्रो मीन्स प्रिमिटिव टाइप के, प्राचीन समय के, जब सबसे पहली बार सेल बनी तो सेल कैसी थी, बिल्कुल सिंपल टाइप की थी। इसमें बहुत सिंपल ऑर्गेनेल थे और ज्यादा ऑर्गेनेल इसमें थे ही नहीं। इस सेल को बोला गया प्रोकैरियोटिक सेल। और ये सेल धीरे धीरे डेवलप होती गई, इवॉल्व होती गई, ढेर सारे इसमें ऑर्गेनेल आ गए, मल्टीपल इसमें फंक्शन आ गए। इस सेल को बोला गया है यूकैरियोटिक सेल। तो यहां पे देखें, ये राइबोसोम मतलब पुरानी वाली कोशिका जब
अर्थ पर लाइफ का ओरिजिन हुआ था, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई थी, उसमें भी देखने को मिलता है और मॉडर्न सेल्स में भी देखने को ये मिलता है। अब आप यहां पे देखें, मैंने राइबोसोम की बात की तो राइबोसोम को दो कैटेगरी में बांटा है, एक होता 70S, एक होता 80S। इसी को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, ये कहलाता है यूकैरियोटिक राइबोसोम। अब ये है क्या, जरा इसको अपन समझते हैं, 70S और 80S। ये तो बात समझ में आ गई कि राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में भी है और यूकैरियोटिक सेल में भी है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठा कि इनको डिफरेंशिएट कैसे करें। तो एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम था सैडबर्ग। सैडबर्ग एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने राइबोसोम को ऑन द बेसिस ऑफ सेडिमेंटेशन रेट, निक्षेपण दर के आधार पर इनको वर्गीकृत किया था। इन्होंने एक बीकर लिया, बीकर में पानी भरा, इस पानी में क्या किया, 70S राइबोसोम डाला, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल का राइबोसोम डाला। कहां से, बैक्टीरिया को पकड़ा, वहां से राइबोसोम को निकाला और पानी में डाला और ये देखा कि कितनी देर में या कितनी स्पीड से ये नीचे की ओर बैठता है। और फिर ने क्या काम किया, मॉडर्न सेल, ह्यूमन सेल का राइबोसोम निकाला, इसको पानी के ऊपर डाला और देखा कितनी देरी में ये नीचे बैठ रहा है। तो इन्होंने ये देखा कि जो 70S वाला था, प्रोकैरियोट का राइबोसोम था, ये वजन में हल्का था, तो ये धीरे धीरे नीचे बैठा, जबकि यूकैरियोट का राइबोसोम हैवी था, भारी था, ये तेजी के साथ नीचे बैठा। और कितनी स्पीड से बैठा, तो ये करीब 70 की स्पीड से नीचे बैठा और ये 80 की स्पीड से नीचे बैठा। तो उन्होंने क्या बोल दिया, 70S राइबोसोम क्या हो गया, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, और 80S राइबोसोम क्या हो गया, यूकैरियोटिक राइबोसोम। यहां S का मतलब ये है सैडबर्ग यूनिट, चूंकि एक्सपेरिमेंट इन्हीं ने किया था, तो उन्होंने बोला चूंकि पहली बार एक्सपेरिमेंट मैं कर रहा हूं तो नाम क्या हो गया, 70S, S मतलब सैडबर्ग यूनिट। बाद में और कुछ लोग आए और उन्होंने बोला कि ये इनका ये एक्सपेरिमेंट था, ये सेडिमेंटेशन रेट के ऊपर था। सेडिमेंटेशन रेट मतलब निक्षेपण दर, नीचे बैठने की दर, इसके ऊपर था। तो कुछ लोग एस को बोलते हैं सेडिमेंटेशन रेट। राइबोसोम को पैलाडे ने पहली बार एनिमल्स में देखा था और ब्राउन, ये वही है रॉबर्ट ब्राउन जिन्हें न्यूक्लियस डिस्कवर किया था, तो इन्होंने कहां पर, एनिमल्स में देखा। तो ये थे कुछ बेसिक ऑर्गेनेल जो आपको दिखाई दे रहे हैं। तो पहले मैंने बात की थी न्यूक्लियस की, फिर मैंने बताया आपको न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन, इसके बाद में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और फिर अगला है राइबोसोम। ये कुछ बेसिक ऑर्गेनेल थे। आगे इसके आगे वाले लेक्चर्स में मैं जो रिमेनिंग ऑर्गेनेल हैं उनको मैं कवर करने की कोशिश करूंगा।